नमस्कार, आप मैं शरी यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नेशनल हेराल्ड से की 142 करोड़ की कमाई, ईडी ने कोर्ट में पेश कर दिल्ली का सोनिया राहुल पर बनता है केस। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच कमेटी ने हाई कोर्ट में पेश की रिपोर्ट, टीएमसी नेता और पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। प्रोफेसर अली खान को मिली जमानत, कोर्ट ने पूछा महिला अधिकारियों के अपमान वाला बयान है कहां। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया सवाल। ऑपरेशन सिंदूर वाली टीम में शामिल हुए अभिषेक बनर्जी, बीजेपी बोली टीएमसी ने राजनीति चमकाने के लिए लिया यूटर्न। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्कूल बस में धमाका, 4 बच्चों की मौत, 38 घायल। अब समाचार विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नई दिल्ली की रावजन्य कोर्ट में चल रही है। ईडी ने अदालत में चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कोर्ट के सामने दलील पेश करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। उन्होंने 142 करोड़ रुपए की कमाई की है। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि लूटा है तो लौटाना है। देखिए, जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनेस टू लूट नहीं हो सकता। जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो एक क्लासिक केस है कि जनता का माल, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको अपनी जेब में डाल। ये नेशनल हेराल्ड में जो प्रॉपर्टीज थी ये फ्रीडम फाइटर्स की थी, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसे यंग इंडियंस नाम के स्पेशल पर्पस व्हीकल से अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इंटरेस्ट में किया गया, आज उसके सारे प्रमाण कोर्ट के सामने आ चुके हैं। अभी प्रोसीडिंग्स में बताया भी गया है कि कैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंजॉय किया गया, रेंटल इनकम एंजॉय की गई। पर फिर भी लूटने के बाद, चोरी के बाद सीनाजोरी करने का कुछ लोग अपना अधिकार समझते हैं। मानो करेंगे हम भ्रष्टाचार, बोलेंगे इसे अपने परिवार का अधिकार, कार्रवाई कोर्ट के द्वारा हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। ये विक्टिमहुड कार्ड क्यों खेला जा रहा है? ये केस की शुरुआत किसी सरकार ने नहीं, कोर्ट के द्वारा हुई। यूपीए के ज़माने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। आईटी का मामला भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, तब भी इस परिवार को राहत नहीं मिली। और एक तो चोरी भी करना है और उसके बाद सीनाजोरी भी करना है। आज जो भी प्रमाण सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून 2025 के विरोध में जो हंगामा हुआ उसको लेकर के एक रिपोर्ट पेश की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा हुई उसको लेकर पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। के अनुसार मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ और स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि हिंदुओं को लक्षित करके, टारगेट करके हिंसा की गई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कार्यों की अनदेखी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। और ये भी याद दिलाता है कि शायद 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा था, और उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री शाहिद हुसैन सोहरावर्दी ने जिस ढंग की पक्षपाती और कट्टरपंथियों की समर्थक भूमिका निभाई थी, आज तकरीबन 80 साल के बाद कमोबेश ममता बनर्जी जी की तृणमूल सरकार। भाजपा सांसद संबित पात्रा का बयान कि राहुल गांधी पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं, इस पर जयराम रमेश ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में आतंकवादी हमला किसने किया और इन आतंकवादियों को कौन सा देश सपोर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन पाकिस्तान को किसने दिया है? पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दिया है ना।
चीन ने तो दिया पाकिस्तान को ऑक्सीजन। चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी। हम और सफलता हासिल कर सकते थे, पर चीन की जुगलबंदी जो थी पाकिस्तान के ऊपर, हमने सवाल उठाए हैं। और पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? जिन्ना साहब को क्लीन चिट किसने दिया? लालकृष्ण आडवाणी ने दिया ना। जिन्ना साहब की तारीफ किसने की? जसवंत सिंह ने किया ना। जसवंत सिंह ने कहा कि जिन्ना बड़े नेता थे, महान नेता थे। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा। कारगिल जो लाहौर बस यात्रा किसने निकाली? अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाली। ब्रेकफास्ट के लिए नवाज शरीफ के साथ कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। आम किसने भेजा था? शॉल किसने भेजा था? नरेंद्र मोदी ने भेजा था ना। तो किसकी बात कर रही है? और निशाने पाकिस्तान किसको मिला? मोरारजी देसाई को मिला। मोरारजी देसाई तो इनके नेता हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रचार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हुआ करते थे। सर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को भी वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अरे उनका निशाना पाकिस्तान होना चाहिए, उनका निशाना चीन होना चाहिए। पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो। 26 नवंबर 2008 के बाद जो सभी आतंकवादी मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ कुछ ही दिनों में, और उससे भारत को इतना समर्थन मिला सभी राष्ट्रों से। अभी देखिए क्या हाल है। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहां वहां घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहां वहां भेज रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। प्रोफेसर की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा बयान की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। दोनों एफआईआर के लिए जमानत बांड पर सिर्फ एक सीट होगा। इसके अलावा हम यह भी निर्देश देते हैं कि इस मामले के विषय से संबंधित मुद्दों पर कोई लेख या ऑनलाइन पोस्ट नहीं लिखा जाना चाहिए और न ही कोई भाषण दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें भारत द्वारा हाल ही में सामना किए गए संकट पर कोई टिप्पणी करने से रोका जाता है, जो भारतीय धरती पर एक आतंकवादी हमला था या हमारे राष्ट्र द्वारा की गई प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जमा करना होगा। हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट की विषय वस्तु को देखते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हम संतुष्ट हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा, हम हरियाणा के डीजीपी को 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी टीम गठित करने का निर्देश देते हैं जो हरियाणा या दिल्ली से संबंधित नहीं हो। एसआईटी टीम का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक करेंगे, जबकि सदस्यों में से एक महिला अधिकारी होंगी। कोर्ट ने इसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया है कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी टीम का गठन होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में से एक की सदस्य और एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा है कि ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि देश की तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ बात करेंगे। 3 टीम्स आज जा रही है, आज रात और कल सुबह पे, और बाकी की 4 टीम 23 तारीख को जाएंगी। भारत के हम सब कोई पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे, हम भारत की तरफ से पूरे देश में हम क्लियर जो मैसेज आ रहा है। नहीं, हम तो नहीं कर रहे। हम हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम मिले थे तब सबका तय हुआ था कि हम कोई भी भारत के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जब डिबेट होगी, और पवार साहब ने भी कहा था ये वक्त नहीं है पार्लियामेंट सेशन लेने का, 2-3 महीने के बाद एक बार ये सब एमईए की पूरी एक्टिविटी, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। अभी वी आर इन ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके बीच में हम किसी ने भी कुछ भी बोलना ये संयुक्तिक नहीं होगा। और हम भारत की तरफ जो भी अभी कर रहे हैं वो कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम भारतीय है और हम भारतीय रहेंगे। और हम भारत बाहर जाके भारत जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, दहशतवाद। कर्नाटक में समर्पण संकल्प या रैली में कांग्रेस प्रमुख ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। विजयनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान के खिलाफ
भारत की सैन्य कार्रवाई को छिटपुट करार दिया। इसको लेकर के बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। खड़गे जी का यह बयान यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलगाम की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, लेकिन उनके परिजन आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 5 आतंकवादी अब तक पकड़े नहीं गए। सेना को कार्रवाई के लिए क्यों नहीं भेजा गया? गृह मंत्री अमित शाह से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? भाई, जो 22 अप्रैल की जो घटना घटी जिसमें 26 लोगों की जाने गई, हम लोगों ने 26 लोगों को खो दिया, वो परिवार अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया है। वो 5 आतंकी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी, उन आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना को क्यों नहीं भेजा? एनएसजी क्यों नहीं लगाया आपने अमित शाह जी क्यों उतार दिया? आज भी ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। दूसरा सवाल ये है कि जब हमारी सेना बढ़त बना ली थी और पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने वाली थी, ऐसे समय में ट्रंप कैसे घोषणा कर दिया सीज फायर की, और हमारी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा एक शब्द भी नहीं कहा गया? तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। जब ये कहते हैं कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, ये कहते ही आप ये दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई प्लेन का क्या हुआ? फाइटर प्लेन का क्या हुआ, जो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं सर? लेकिन इन सब के बीच में और ये भी जो इनके मंत्रियों के जो बोल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कोई कंट्रोल नहीं। विजय साहब कोई भी बोल रहे हैं सेना के अधिकारियों के खिलाफ। जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो सेना और पूरे देश मोदी के सामने नतमस्तक है। ये अपमानजनक शब्द वो कह रहे हैं। और पीयूष गोयल कुछ और बोल रहे हैं कि देश के लोगों में राष्ट्रवाद की कमी है। तो उसके बाद जयशंकर कह रहे हैं कि हमने पहले सूचना दे दी थी पाकिस्तान को। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में से एक की सदस्य और शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। आतंक का वैश्विक केंद्र बन चुका है। हम सब विदेश में जाकर अपने देश की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मिशन बना है वो एक ही कारण की वजह से बना है कि कैसे पाकिस्तान को और पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट
जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली एड करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, वेपन्स ट्रेनिंग करते हैं और उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्लोबल हब ऑफ टेरर बन चुका है। तो एकमात्र उद्देश्य है कि जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हुआ तो हमने कार्रवाई में उनके जो भी आतंकी कैंप्स हैं उनको ख़त्म करने का काम किया। उनकी पाकिस्तान आर्मी आकर बचाव करने लगी आतंकवादियों का। तो ये हमारा मिशन है। हम सब एज इंडियंस विदेशों में जाकर देश की बात जो रखनी है वो हम रखेंगे। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी शुरू में पाकिस्तान के विरोध में जाने से हिचक रही थी, लेकिन जनता के दबाव के चलते उन्हें अपना रुख बदलना पड़ा है। आज जो लोग जा रहे हैं उनमें टीएमसी ने अपना रुख बदला है और टीएमसी को देश के साथ आना पड़ा है। देश एकजुट है तो ऐसे दलों को भी साथ खड़ा होना पड़ता है। अच्छा है, कम से कम टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कश्मीर में कोई प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि कहाँ सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे? तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब एविडेंस मिटा दिया जाता है, मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार परिस्थिति बनाया जाता है। जो पीड़ित जो कैंप में है उनके साथ मिलने नहीं देते, मीडिया को छुपाना चाहते हैं और यहाँ से कश्मीर भेज रहे हैं। बंगाल में कश्मीर से भी बुरा हाल है, इसको ध्यान में रखें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। इस एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने सुबह के करीब 11 बजे 27 नक्सलियों को ढेर किया है। एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हो गया जबकि एक घायल है। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। हरियाणा के कैथल के वेस्टा गांव में 2 किशोरों की निर्मम हत्या के मामले में पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसको लेकर के वहां के एक मिनिस्टर ने वहां का दौरा किया और कहा है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही निंदनीय, दुखदाई एक ऐसी घटना जो किसी भी प्रकार से सभ्य समाज के लिए अशोभनीय घटना कही जा सकती है। बल्टा गांव में 2 मासूम बच्चों की, नाबालिग बच्चों की बेरहमी से नृशंस हत्या की गई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जब इस बात की जानकारी मिली तो मुझे इस दुखद घटना पर परिवार के साथ संतावना के लिए भेजा गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव है और प्रीतम जी और रोहतास जी जो बच्चों के बाप हैं, दोनों मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक सदस्य हैं और प्रीतम का जो बच्चा है वो इकलौता बच्चा था, 5 लड़कियां उसके पास। और जो कातिल हैं उन लोगों ने बड़ी प्लानिंग से, बड़ी बेरहमी से उनको, एक बच्चे को 17 जख्म थे, एक को 14 जख्म थे। कोई भी ऐसा उन्होंने चांस नहीं छोड़ा कि वो बच सके। तो 7 दोषी गणों को जहां तक अब तक मेरी जानकारी है पकड़ लिया गया है। अन्य के खिलाफ पुलिस अभी जांच भी कर रही है और कार्रवाई भी करने की योजना बना रही है। बड़ा दुखदाई मार्मिक दृश्य था। परिवार के लोगों से मैं मिल के आया। मैंने मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2-2 लाख रुपए दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता देने का विश्वास दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी।
इसके मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर कहा है कि राजीव गांधी एक ऐसा नेता थे जिन्होंने आईटी और हिंदुस्तान में जो भी इस वक्त बदलाव आया है उसके लिए उन्होंने कदम उठाया। राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी है और 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण करने के लिए जो नीति निर्माण करना था, जो फाउंडेशन लगानी थी, क्योंकि भारत उस समय इतना जागरूक नहीं था, इतना शिक्षित नहीं था, लेकिन टेलीकॉम, आईटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो सब जो प्रोत्साहन मिला राजीव जी के कार्यकाल में मिला, तो आज हम सब उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को हम लोग नमन करते हैं और देश के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करना, मैं समझता हूँ शायद ही कोई दल होगा देश दुनिया में जिन्होंने इंदिरा जी जैसे नेता और राजीव जैसे नेता को खोया हो, लेकिन उन्होंने देश की खातिर, अपनी भारत की एकता अखंडता की खातिर अपने जानों की कुर्बानी दी है। तो आज जो यूथ कांग्रेस ने, उदय जी ने, सब साथियों ने मिलकर कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, और मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। और खासकर अब जो सैनिक कार्रवाई हुई है सरहद के ऊपर, उसमें भी काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं और उसी लिए शहीदों के लिए, घायलों के लिए, लोगों की मदद करने के लिए इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। रक्तदान जो है मैं समझता हूँ जीवन दान के बराबर होता है और यूथ कांग्रेस को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बड़ा हादसा सामने आया है। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में सुबह एक स्कूल बस ब्लास्ट की चपेट में आ गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 38 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बस को तब टारगेट किया गया जब वो 0 पॉइंट के पास थी। दस्ते ने कहा कि विस्फोटक में 4 बच्चों की मौत हो गई है और घायलों के शव को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। इस हादसे के बाद गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने विस्फोट की कड़ी निंदा की। अखबार ने उनके हवाले से कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले जानवर किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं है। नकवी ने आगे कहा कि दुश्मन ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बेहद बर्बरतापूर्ण काम किया है। एक अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बर कार ने सुबह के समय एक स्कूल बस को टक्कर मार दी और इसी के बाद बस में विस्फोट हुआ और इस नापाक हरकत के शिकार मासूम बच्चे हो गए और 4 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह बलूच अलगावादियों पर जताया जा रहा है जो अक्सर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाते हैं। इससे पहले 6 मई को पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि बलूचिस्तान में उनके वाहन पर एक तत्कालिक विस्फोटक उपकरण की चपेट में आने से उनके 7 सैनिक मारे गए थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि BLA के सदस्यों ने दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूच में उनके सैनिकों के वाहन को निशाना बनाया। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।